मुंबई में आरव की जिंदगी ऑनेस्टली बस घड़ी के खिलाफ एक अथक दौड़ थी। एक मैराथन जिसमें कोई फिनिश लाइन दिख ही नहीं रही थी। उसकी दुनिया असल में उसके ऊंचे ऑफिस की शीशे की दीवारों तक ही सिमटी हुई थी, जहां शहर का स्काईलाइन उन ऊंचाइयों की लगातार याद हटाता था जिन्हें उसे अभी और बिनना था। हर सुबह सूरज की कोमल रेयों से जागने के बजाय उसे अपने स्मार्टफोन पर बजने वाले उस तेज अलार्म से उठना पड़ता था, जैसे एक डिजिटल टास्क मास्टर जो डेडलाइंस, मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन से भरे एक और दिन की शुरुआत का ऐलान कर रहा हो। वह अपनी कॉफी जल्दी जल्दी पीता था। अक्सर उसी समय एक दर्जन अर्जेंट ईमेल्स का जवाब देते हुए उसका दिमाग नाश्ते से पहले ही प्रॉफिट मार्जिन्स और मार्केट शेयर्स पर काम कर रहा होता था। शहर की लगातार गति उसके अपने बेचैन आत्मा का आईना थी। ट्रैफिक, सायरन और एम्बिशन की एक लगातार गूंज जो कभी शांत नहीं होती थी, यहां तक कि आधी रात में भी नहीं। एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का पद एक उपलब्धि से कम और ऑनेस्टली एक भारी ताज ज्यादा लगता था। हाँ, इसके साथ समुद्र के किनारे एक लग्जूरियस अपार्टमेंट और शहर की रोशनी में चमकती एक कार मिलती थी, लेकिन यह रातों की नींद हराम कर देता था और एक ऐसी खालीपन देता था जिसे कोई भी सफलता भर नहीं सकती थी। वह सैकड़ों लोगों की टीम को मैनेज करता था, फिर भी किसी तरह वह अक्सर बहुत अकेला महसूस करता था। उसकी बातचीत सब ट्रांजैक्शनल होती थी, उसके रिश्ते नेटवर्क्ड होते थे और यहां तक कि उसकी मुस्कानें भी अक्सर बोर्डरूम के लिए रिहर्स्ड होती थीं। उसे वह समय याद था जब वह पेंटिंग करता था, जब वह बुकों में खो जाता था, लेकिन वे शौक अब बस दूर की यादें थीं। एक ऐसे जीवन की कलाकृतियां जिसे उसने एक कॉर्नर ऑफिस और 6 आंकड़ों की सैलरी के लिए बदल दिया था। उसके दिन ऑनेस्टली बैक टू बैक वीडियो कॉल्स की एक धुंधली तस्वीर थे। अलग अलग टाइम जोन के चेहरे उसकी स्क्रीन पर चमकते थे। हर एक उसके समय और ऊर्जा का एक हिस्सा मांग रहा था। लंच बस उसके डेस्क पर जल्दी से खाया गया एक सैंडविच होता था। उसकी आंखें स्टॉक मार्केट टिकर पर फ्लक्चुएटिंग नंबर्स पर टिकी रहती थीं। वह मल्टीटास्किंग का मास्टर बन गया था। कॉर्पोरेट दुनिया में एक सम्मानित स्किल, लेकिन ईसू ने वास्तव में उसके ध्यान को फ्रैगमेंटेड कर दिया था और किसी भी एक पल में मौजूद रहने की उसकी क्षमता को चुरा लिया था। शारीरिक रूप से वह मुंबई में था, लेकिन उसका दिमाग लगातार वैश्विक बाजारों, भविष्य के अनुमानों और हाँ, उस दौड़ में पीछे छूट जाने के हमेशा मौजूद डर में बिखरा हुआ था, जिसे उसने चुनना भी याद नहीं किया था। स्ट्रेस शारीरिक रूप से दिखने लगा था। लगातार सिरदर्द होते थे, उसकी छाती में लगातार जकड़न रहती थी और एक ऐसी थकान थी जिसे ऑनेस्टली नींद अब ठीक नहीं कर सकती थी। वह अक्सर सुबह के शुरुआती घंटों में छत को खाली खाली घूरता रहता था। शहर की दूर की चमक उन तारों की एक खराब जगह थी जिन्हें वह कभी जानता था। वह जीवन के खेल में जीत रहा था, या ऐसा सब उसे बताते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ऐसा लगता था कि वह इस प्रक्रिया में खुद को खो रहा है। वह जीवंत, महत्वाकांक्षी युवा जो आंखों में सपने लेकर मुंबई आया था, एक थके हुए, चिंतित कार्यकारी में बदल गया था, जो यह भूल गया था कि वास्तव में जीना क्या होता है, सिर्फ मौजूद रहना नहीं। वह टूटने का पल, खैर, वह मंगलवार दोपहर को आया, ठीक एक हाई स्टेक्स प्रेजेंटेशन के बीच में। बीच वाक्य में आरव के आसपास की दुनिया बस घूमने लगी। स्क्रीन पर नंबर एक इनकॉम्प्रिहेंसिबल मेस में धुंधले हो गए। उसके सीने में एक तेज दर्द उठा और उसे खुद को गिरने से रोकने के लिए पोडियम को पकड़ना पड़ा। उसके सहकर्मी उसकी ओर दौड़े। उनके चिंतित चेहरे उन प्रतिस्पर्धी मास्क के बिल्कुल विपरीत थे जो वे आमतौर पर पहनते थे। पूरी घटना का अंत उसके एक स्टेराइल सफेद क्लिनिक में बैठने से हुआ। एंटीसेप्टिक की हल्की गंध ने ऑफिस एयर कंडीशनिंग की उस परिचित गंध को बदल दिया था। डॉक्टर, एक दयालु चेहरे वाला व्यक्ति जिसकी आंखें समझदार थीं, ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ उसकी रिपोर्ट्स देख रहा था, जिससे आरव के रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मिस्टर शर्मा, आपकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं हैं, डॉक्टर ने कहा। उसकी आवाज कोमल यट फर्म थी।
आपका ब्लड प्रेशर अलार्मिंग रूप से ज्यादा है और आप सीवियर बर्नआउट से पीड़ित हैं। आपका शरीर एक ब्रेक के लिए चिल्ला रहा है। उसू ने पॉज लिया, अपने शब्दों के वजन को सच में डूबने दिया। मैं आपको दवाएं दे सकता हूं, बेशक, लेकिन यह एक ऐसी समस्या नहीं है जिसे केवल गोलियां ही हल कर सकती हैं। आपको वास्तव में मेरे पैड से एक पर्ची की नहीं, बल्कि अपने जीवन के लिए एक पर्ची की जरूरत है। आपको डिस्कनेक्ट होने की जरूरत है। आपको स्लो डाउन होने की जरूरत है। आपको एक ऐसी जगह खोजने की जरूरत है जहां आपका मन शांत हो सके। डॉक्टर की सलाह सरल थी, लेकिन आरव के लिए ऑनेस्टली यह एक असंभव आदेश जैसा लगा। जैसे आरव क्लिनिक से बाहर निकला, शहर का शोर पहले से ज्यादा ऑप्रेसिव लगा। डॉक्टर के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, एक ऐसी जगह खोजो जहां आपका मन शांत हो सके। उसका मन तुरंत एक ऐसी जगह की ओर चला गया जहां वह एक दशक से ज्यादा समय से नहीं गया था, उसका पैतृक गांव। उसू ने विशाल बरगद के पेड़, नदी की कोमल गुनगुनाहट और पहली बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू के बारे में सोचा। यह उसकी वर्तमान वास्तविकता से दुनिया भर दूर था, एक ऐसी दुनिया जहां समय एक टिकिंग क्लॉक से नहीं, बल्कि सूरज के उगने और डूबने से मापा जाता था। एक विचार, जंगली और इंपल्सिव, उसके थके हुए दिमाग में जड़ पकड़ने लगा। अपने ऑफिस में किसी को भी बताए बिना, यहां तक कि अपने सबसे करीबी सहकर्मियों को भी नहीं, आरव ने एक फैसला लिया। उस रात अगले दिन की मीटिंग्स की तैयारी करने के बजाय उसू ने एक छोटा बैग पैक किया। उसू ने अपना लैपटॉप या अपनी वर्क फाइल्स पैक नहीं की। उसू ने कुछ साधारण कपड़े, एक किताब जिसे वह लंबे समय से पढ़ना चाहता था, और खैर थकावट से भरा दिल और उम्मीद की एक हल्की चमक पैक की। उसू ने अपने बॉस को एक सिंगल शॉर्ट ईमेल भेजा जिसमें एक पर्सनल इमरजेंसी का हवाला दिया और इंडेफिनिट लीव का अनुरोध किया। फिर उसू ने अपना फोन बंद कर दिया, जो उसके लगातार स्ट्रेस का स्रोत था, और स्क्रीन के अंधेरा होते ही मुक्ति की एक अजीब भावना महसूस की। वह दौड़ को पीछे छोड़ रहा था, कम से कम कुछ समय के लिए। रात भर बस का सफर ऑनेस्टली दो वर्ल्डों के बीच एक ट्रांजिशन जैसा था। जैसे ही बस ने मुंबई के चमकते, नींद से दूर शहर को पीछे छोड़ा, लैंडस्केप बदलने लगा। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें छोटी इमारतों में फीकी पड़ गईं, फिर खुले मैदानों में, और अंत में ग्रामीण इलाकों की हरी भरी हरियाली में। आरव बस के धीरे धीरे हिलने और सरसों के अंतहीन खेतों पर सुबह के सूरज की सुनहरी चमक देखकर जागा। जब वह आखिरकार अपने गांव की सेवा करने वाले छोटे धूल भरे स्टॉप पर बस से उतरा, तो सबसे पहली चीज जो उसे महसूस हुई वह हवा थी। यह ताजी, साफ थी और इसमें नम मिट्टी और खिलते हुए जंगली फूलों की मीठी सुगंध थी। शहर की प्रदूषित भारी हवा के बिल्कुल विपरीत। उसने एक गहरी, जानबूझकर सांस ली, अपने फेफड़ों को शुद्ध, बेदाग हवा से भर लिया। ऑनेस्टली उसे ऐसा लगा जैसे वह सालों बाद पहली बार सांस ले रहा हो। अगली चीज जो उसने देखी वह खामोशी थी। यह पूरी तरह से खामोशी नहीं थी, बल्कि प्रकृति की आवाजों की एक कोमल सिम्फनी थी। उसे दूर से पक्षियों का चहचहाना, सुबह की हवा में पत्तियों की हल्की सरसराहट और पास के खेत से एक गाय की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। यह एक पीसपूर्ण, जीवंत खामोशी थी जिसने उसके झटके हुए नर्व्स को तुरंत शांत कर दिया। मुंबई में खामोशी शोर की अनुपस्थिति थी, यहाँ यह एक उपस्थिति थी, उसकी थकी हुई आत्मा के लिए एक सुखदायक मरहम। उसे राहत की एक गहरी भावना महसूस हुई जो बस उस पर छा गई। वह सहज रूप से अपनी जेब में अपना फोन ढूंढने लगा। कॉर्पोरेट जीवन के वर्षों से इनग्रेन्ड एक आदत, लेकिन उसे याद आया कि वह बंद था। एक पल के लिए पैनिक की एक लहर उसे छू गई। क्या होगा अगर कोई अर्जेंट ईमेल हो? क्या होगा अगर कोई उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो? लेकिन ऑनेस्टली पैनिक उतनी ही तेजी से सबसाइडेड हो गया जितनी तेजी से वह आया था। उसकी जगह आजादी की एक अपरिचित भावना ने ले ली। वह अनटेदर्ड था, उस डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्टेड था जिसने उसे इतने लंबे समय तक बंदी बना रखा था। कोई नोटिफिकेशंस चेक करने के लिए नहीं थे, कोई कॉल्स का जवाब देने के लिए नहीं थे, कोई डेडलाइंस पूरी करने के लिए नहीं थे। बस वर्तमान क्षण था। उसके सामने धूल भरा रास्ता था और घर वापसी का सफर था।
जैसे ही वह अपने पैतृक घर की ओर चलने लगा, उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। उसके कंधों पर जो बोझ था, जिसे वह सालों से ढो रहा था, वह थोड़ा हल्का महसूस हुआ। वह अब लक्ष्य का पीछा करने वाला एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नहीं था, वह बस आराव था, अपनी रूटों की ओर लौट रहा था। चाल धीमी थी, बेफिक्र थी। उसने घास पर ओस देखी, मकड़ी के जाले के जटिल पैटर्न और फूलों से फूलों पर मनफियाराती तितलियों के चमकीले रंग। ये जीवन के छोटे सरल विवरण थे जिन्हें उसके तेज तर्रार अस्तित्व ने पूरी तरह से छिपा दिया था। वह आखिरकार घर आ गया था, सिर्फ एक जगह पर नहीं, बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग में। उसका पैतृक घर एक संकरी गली के अंत में खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे याद था। हालांकि समय के साथ थोड़ा और वेदर्ड हो गया था। यह एक साधारण घर था जिसमें टेराकोटा टाइल वाली छत और बीच में एक बड़ा आंगन था। हर चीज पर धूल की एक मोटी परत जमी थी और कोनों से जाले लटक रहे थे जैसे भूले हुए शैंडलियर्स। अंदर की हवा बासी थी, पुरानी लकड़ी और उपेक्षा की महक से भरी हुई थी। आराव ने एक चरमाई हुई लकड़ी की खिड़की खोली और सूरज की एक किरण ने उदासी को चीर दिया, लाखों नाचते धूल के कणों को रोशन कर दिया। सफाई के काम से परेशान होने के बजाय उसे उद्देश्य की एक अजीब भावना महसूस हुई। यह एक टेंजिबल समस्या थी जिसे वह हल कर सकता था, अपने कॉर्पोरेट काम के एब्स्ट्रैक्ट दबावों के विपरीत। उसे एक कोने में एक पुरानी झाड़ू मिली और उसने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। हर स्ट्रोक के साथ वह सिर्फ धूल और गंदगी को साफ नहीं कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उन स्ट्रेस और चिंता की परतों को साफ कर रहा था जो उसके दिमाग में जमा हो गई थी। शारीरिक क्रिया मेडिटेटिव थी। उसने फर्श साफ किए, फर्नीचर पोंछा और पुराने गद्दे हवा में सुखाए। उसे अपने दादाजी की पुरानी रॉकिंग चेयर मिली और उसने उसे सावधानी से पोंछा, उन अनगिनत कहानियों को याद करते हुए जो उसके दादाजी ने उसी कुर्सी पर बैठकर उसे सुनाई थी। दोहराने वाले सरल कार्यों को उसके पूरे ध्यान की आवश्यकता थी, जिससे उसके दिमाग को स्प्रेडशीट या बाजार विश्लेषण पर भटकने के लिए कोई जगह नहीं मिली। एक पुराने ट्रंक की सफाई करते समय उसे यादों का एक खजाना मिला। उसे अपनी पुरानी स्कूल रिपोर्ट कार्ड मिली जो उसके शिक्षक की साफ लिखावट से भरी हुई थी। उसे फीकी पड़ी तस्वीरों का एक डिब्बा मिला, एक बच्चे के रूप में उसकी तस्वीर खेतों में पतंग उड़ाते हुए, एक गांव के त्योहार से एक पारिवारिक चित्र, उसके माता पिता की एक तस्वीर युवा और मुस्कुराते हुए। उसे अपना पुराना वाटर कलर सेट भी मिला जिसके रंग अब सूखे और फटे हुए थे। अपने हाथ में छोटा पेंट ब्रश पकड़े हुए वह उस समय में वापस चला गया जब उसकी सबसे बड़ी खुशी कागज के एक टुकड़े पर सूर्यास्त को कैद करना था। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं थीं, वे एक सरल खुशहाल स्वयं के अवशेष थे जिसे वह लंबे समय से भूल चुका था। दिन के अंत तक घर बदल गया था। यह अभी भी पुराना और रस्टिक था, लेकिन यह साफ और रोशनी और हवा से भरा हुआ था। आरव धूल और पसीने से ढका हुआ उपलब्धि की एक भावना महसूस कर रहा था जो किसी भी कॉर्पोरेट बोनस ने उसे कभी नहीं दी थी। उसने सिर्फ एक घर साफ नहीं किया था, उसने अपने अतीत के एक हिस्से को वापस पा लिया था और अपने वर्तमान के लिए एक अभयारण्य बनाया था। जैसे ही वह आंगन के साफ फर्श पर बैठा, सूर्यास्त को आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग के रंगों में रंगते हुए देख रहा था, उसे अपने भीतर एक गहरी प्रोफाउंड शांति महसूस हुई। यह शांत संतोषजनक शांति थी जो सरल ईमानदार काम से आती है। अगले कुछ दिनों में मैंने खुद को ग्रामीण जीवन की धीमी लयबद्ध गति में डूबने दिया। मैं अलार्म से नहीं बल्कि मुर्गे की बांग और मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज से उठता था। सुबह बस गांव को जीवंत होते हुए देखने में बीतती थी। मैं अपनी आंगन में एक कप गर्म चाय के साथ बैठता था, स्कूल की यूनिफॉर्म में बच्चों को देखता था, हंसते और एक दूसरे का पीछा करते हुए गली में। उनकी शुद्ध मिलावट रहित खुशी ऑनेस्टली संक्रामक थी। मैंने महिलाओं को अपने घरों के सामने चावल के आटे से इंट्रिकेट कोलम पैटर्न बनाते हुए देखा। एक नया दिन शुरू करने के लिए सुंदरता का एक साधारण कार्य। यह छोटे सार्थक रीति रिवाजों की दुनिया थी। दोपहरें खैर
वे जीने की कला का एक सबक थी। मैं गांव में भटकता रहता था, बस एक शांत दर्शक। मैंने किसानों को अपने खेतों की ओर जाते देखा। उनके औजार उनके कंधों पर रखे हुए थे। उनके चेहरे धूप से झुलसे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में संतोष की भावना थी। मैंने कुम्हारों को उनके चाक पर देखा। उनके हाथ कुशलता से गीली मिट्टी को सुंदर बर्तनों और दीपों में ढाल रहे थे। पीढ़ियों से चली आ रही कला का एक प्रमाण। उनके काम में एक लय थी। पृथ्वी और उनके शिल्प के साथ एक जुड़ाव था, जो ऑनेस्टली मेरे डिजिटल फाइलों और वर्चुअल मीटिंग्स की दुनिया में गायब था। मुझे एहसास हुआ कि उत्पादकता गति के बारे में नहीं थी, यह सृजन के बारे में थी। गांव में शामें समुदाय का समय होती थी। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता था, पुरुष प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल पर इकट्ठा होते थे। वे कोटों पर बैठते थे, अपनी हुक्का पीते थे और मौसम और फसलों से लेकर गांव की राजनीति और पारिवारिक समाचारों तक हर चीज पर चर्चा करते थे। शुरुआत में मैं एक झिझकने वाला दर्शक था, लेकिन जल्द ही मुझे उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने मुझसे मेरे काम या मेरी सैलरी के बारे में नहीं पूछा। इसके बजाय उन्होंने मेरे परिवार, मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा और मेरे पिता के बचपन की कहानियां साझा की। यह वास्तविक मानवीय जुड़ाव का एक स्थान था, जहां हर कोई समान था और हर आवाज सुनी जाती थी। जैसे ही अंधेरा होता था, गांव फिर से शांत हो जाता था। शामें टेलीविजन स्क्रीन की नीली चमक से नहीं, बल्कि लालटेन की गर्म टिमटिमाती रोशनी और कहानियों की आवाज से भरी होती थीं। दादी नानी बच्चों को लोक कथाएं सुनाती थीं। उनकी आवाजें रात की हवा में जादू घोलती थीं। मैं अक्सर अपनी बरामदे में बैठता था, लोरी की दूर की आवाजें या झींगुरों के चहचहाने की आवाज सुनता था। मुंबई में रात दिन का ही एक विस्तार थी, लेकिन यहां इसका अपना चरित्र था, अपनी शांति थी। मैं एक ऐसा जीवन देख रहा था जो धन में नहीं, बल्कि समुदाय, परंपरा और जुड़ाव में समृद्ध था। एक दोपहर थोड़ी शांति की तलाश में मैं गांव के किनारे बहने वाली नदी के पास चला गया। यह वही नदी थी जहां मैंने बचपन में तैरना सीखा था। मैं एक चिकनी, धूप से गर्म चट्टान पर बैठ गया, बस पानी को लगातार बहते हुए देख रहा था। उसकी धीमी कलकलाहट एक सुखदायक धुन जैसी थी। जल्द ही एक बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा दयालु और झुर्रियों भरा था और सफेद पगड़ी थी, मेरे पास आया। यह नंदू काका थे, एक किसान जो मेरे परिवार को पीढ़ियों से जानते थे। वह पास के अपने खेत में काम कर रहे थे और अपने हाथ पैर धोने के लिए नदी पर आए थे। वह मेरे बगल में एक चट्टान पर बैठ गए। उनके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी। आराव, मेरे बेटे, इतने सालों बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा, नंदू काका ने कहा। उनकी आवाज खुरदुरी लेकिन दयालु थी। तुम्हारे पिता बहुत खुश होते, लेकिन तुम थके हुए दिख रहे हो। शहर ने तुम्हारी आंखों से चमक छीन ली है। मैं उनकी सीधेपन से थोड़ा हैरान था, लेकिन ऑनेस्टली मैं उनकी चिंता से भी प्रभावित था। मैंने खुद को बूढ़े किसान के सामने खोल दिया, उसे अपनी हाई प्रेशर नौकरी, लगातार स्ट्रेस और अपनी तथाकथित सफलता के बावजूद खोया हुआ महसूस करने के बारे में बताया। मैंने उस खालीपन के बारे में बताया जो मुझे महसूस होता था, एक शून्य जिसे मेरी बड़ी सैलरी और फैंसी अपार्टमेंट भर नहीं सकते थे। नंदू काका ने धैर्यपूर्वक सुना। उनकी नजर बहते पानी पर टिकी हुई थी। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने कोई तुरंत समाधान नहीं सुझाया। इसके बजाय उन्होंने एक छोटा कंकड़ उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। देखो, उन्होंने कहा, पानी की सतह पर फैलती हुई लहरों की ओर इशारा करते हुए। शहर में तुम्हारा जीवन पानी में बड़े पत्थर फेंकने जैसा है, एक के बाद एक। यह एक बड़ा स्प्लैश करता है, बहुत शोर करता है, लेकिन यह पानी को भी परेशान करता है। तुम बड़े स्प्लैशेस करने में इतने व्यस्त हो जाते हो कि तुम नदी के स्वभाव को ही भूल जाते हो, जो शांति से बहना है। फिर उन्होंने अपने हाथों में मिट्टी की ओर इशारा किया। हम किसान, हम बड़े स्प्लैशेस नहीं करते। हम बस एक बीज बोते हैं, उसे पोषित करते हैं और इंतजार करते हैं। हमारी खुशी स्प्लैश में नहीं है, बल्कि बीज को एक ऐसे पौधे में बढ़ते हुए देखने में है जो जीवन देता है। उनके सरल शब्दों ने मुझे एक रहस्य उद्घाटन की तरह प्रभावित किया। नंदू काका ने आगे कहा, तुम शहर के लोग सफलता का पीछा करते हो। तुम्हें लगता है कि सफलता एक गंतव्य है,
एक बड़ा घर, एक तेज कार, लेकिन हमारे लिए सफलता खुद यात्रा है। यह हमारी पीठ पर सूरज की भावना है, एक अच्छी फसल का संतोष, अपने हाथों से उगाई गई भोजन का स्वाद और दिन के अंत में हमारे परिवार की हंसी। तुमने बहुत पैसा कमाया है मेरे बेटे, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुमने शांति कमाई है? क्या तुमने अपने लिए समय कमाया है? सवाल हवा में ही लटका रहा, सरल फिर भी इतना गहरा, मुझे अवाक छोड़ गया। नंदू काका के साथ बातचीत नदी से लौटने के बाद भी मेरे मन में बसी रही। उस बूढ़े किसान के शब्द एक आईने की तरह थे, जो मेरे जीवन के बारे में एक सच्चाई को दर्शा रहे थे, जिसे मैं खैर सालों से टाल रहा था। मैं सफलता की सीढ़ी चढ़ने पर इतना केंद्रित था कि मैंने कभी यह पूछने के लिए नहीं रुका कि क्या सीढ़ी सही दीवार से टिकी हुई थी। मैंने अपने जीवन को प्रमोशंस, बोनसेस और एक्विजिशंस के संदर्भ में मापा था, उन मापदंडों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए जो वास्तव में मायने रखते थे, खुशी, शांति और स्वास्थ्य। नंदू काका की नदी और बीज की उपमा ने मेरे दिमाग में एक नया विचार बोया था, एक अलग तरह के जीवन का विचार। उस रात मुझे नींद नहीं आई, लेकिन लंबे समय में पहली बार यह चिंता के कारण नहीं था। मेरा दिमाग एक नई स्पष्टता से गुलजार था। मैं आंगन में बाहर चला गया और आकाश की ओर देखा। यह एक साफ चांदनी रहित रात थी और आकाश अनगिनत चमकते तारों का एक लुभावनी कैनवास था। मैंने मुंबई में इतने सारे तारे कभी नहीं देखे थे, जहां शहर की रोशनी उनकी चमक को धो देती है। खाट पर लेटकर मैंने उन तारा समूहों का पता लगाया जिनके बारे में मैंने बचपन में सीखा था। मुझे विशाल ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस हुआ, एक ऐसी भावना जिसने मेरी सभी कॉर्पोरेट चिंताओं को अविश्वसनीय रूप से छोटा और महत्वहीन बना दिया। मैंने सफलता की अपनी परिभाषा का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। क्या यह वास्तव में अधिक होने के बारे में था या यह अधिक होने के बारे में था? मैंने गांव के चेहरों के बारे में सोचा, संतोषी किसान, खुशहाल बच्चे, शांत महिलाएं। उनके पास भौतिक धन के मामले में बहुत कम था, फिर भी वे आत्मा में बहुत अधिक समृद्ध लगते थे। उनके पास समुदाय की एक मजबूत भावना थी, प्रकृति से गहरा जुड़ाव था और एक उद्देश्य था जो जीवन में ही निहित था, न कि किसी नौकरी के पद में। मुझे एहसास हुआ कि धन की मेरी अथक खोज ने वास्तव में मुझे अन्य अधिक महत्वपूर्ण तरीकों से गरीब बना दिया था। इसू ने मेरे समय, मेरी मन की शांति और खुद से मेरे जुड़ाव को छीन लिया था। मेरे दिल में एक फैसला बनने लगा, ठोस और स्पष्ट। मैं जानता था कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। मैं जो देख चुका था उसे अनदेखा नहीं कर सकता था, या जो महसूस कर चुका था उसे अनसुना नहीं कर सकता था। ग्लास टावर, अंतहीन मीटिंग्स और मेरी नौकरी की कृत्रिम तात्कालिकता में लौटने का विचार अब असहनीय लग रहा था। यह एक ऐसे पक्षी को पिंजरे में बंद करने जैसा होगा जिसने अभी अभी खुले आकाश की स्वतंत्रता का स्वाद चखा था। मेरे पास अभी तक कोई ठोस योजना नहीं थी, लेकिन मैं जानता था कि मेरा भविष्य मुंबई में नहीं था। यह यहीं था, इस गांव में, जहां मुझे अपनी आत्मा के लापता टुकड़े मिले थे। मैं स्प्लैशेस करना बंद करने और बीज बोना शुरू करने के लिए तैयार था। इस नई दृढ़ता के साथ मैंने रुकने का फैसला किया। मेरा पहला कदम उस व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना था जिसने मेरे परिवर्तन को जन्म दिया था, नंदू काका। मैं बूढ़े किसान के पास गया और अपनी शहरी जिंदगी को पीछे छोड़कर गांव में नई शुरुआत करने की इच्छा व्यक्त की। मैंने कबूल किया कि मुझे खेती या ग्रामीण जीवन के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं सीखने को तैयार था। नंदू काका की आंखों में गर्व और स्नेह की चमक थी। उन्होंने मेरे दिल की ईमानदारी देखी और मुझे सलाह देने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि जमीन एक धैर्यवान शिक्षक है और यह उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो इसे सम्मान और विनम्रता के साथ देखते हैं। मैंने अपनी परिवार से संबंधित जमीन के टुकड़े से शुरुआत करने का फैसला किया, एक ऐसा प्लॉट जो सालों से खाली पड़ा था। मेरे पहले सबक बुनियादी बातों में थे। नंदू काका ने मुझे मिट्टी को पढ़ना सिखाया, मौसम की लय को समझना सिखाया और बुवाई के लिए जमीन तैयार करना सिखाया। मेरे दिन जो कभी स्प्रेडशीट और कॉन्फ्रेंस कॉल से भरे रहते थे, अब मिट्टी की जुताई,
खरपतवार हटाने और जैविक खाद तैयार करने के कठिन शारीरिक श्रम से भरे रहते थे। मैंने सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम किया। मेरे मुलायम हाथ कठोर हो गए, मेरी त्वचा धूप में काली पड़ गई। यह थका देने वाला काम था, लेकिन ऑनेस्टली यह एक अच्छी तरह की थकान थी, वह जो गहरी नींद और एक स्पष्ट दिमाग लाती थी। मैंने फैसला किया कि मैं कोई रासायनिक खाद या कीटनाशक का उपयोग नहीं करूंगा। नंदू काका की प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर मैंने जैविक खेती करने का चुनाव किया। मैंने अपनी शामें स्थायी कृषि पर बुकें पढ़ने और पुराने किसानों से बात करने में बिताई। कीट नियंत्रण और मिट्टी के संवर्धन की पारंपरिक तकनीकों के बारे में सीखा। मैंने अपने पिछवाड़े में एक छोटा वर्मी कंपोस्ट गड्ढा शुरू किया, रसोई के कचरे को मूल्यवान खाद में बदल दिया। मेरी परियोजना गांव में जिज्ञासा का विषय बन गई। कुछ संशयवादी थे, लेकिन कई शहर के बाबू से प्रेरित थे जो मिट्टी से जुड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बंजर जमीन बदलने लगी। पहली हरी कोंपलें जो काली मिट्टी से निकली मुझे एक व्यक्तिगत जीत जैसी लगी, किसी भी बहु-मिलियन डॉलर के सौदे से ज्यादा महत्वपूर्ण जो मैंने कभी किया था। मैं सिर्फ सब्जियां नहीं उगा रहा था, मैं अपने लिए एक नया जीवन कल्टीवेट कर रहा था। मैंने गांव के अन्य किसानों को जैविक तरीकों में बदलने में मदद करने के लिए एक छोटी परियोजना शुरू की। अपने ज्ञान और संसाधनों को साझा किया। मैंने अपने कॉरपोरेट कौशल का उपयोग उनके जैविक उत्पादों के लिए पास के शहरों में बेहतर बाजार खोजने के लिए किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें उनकी कड़ी मेहनत के लिए उचित मूल्य मिले। मैं एक नए तरह का मूल्य बना रहा था, एक ऐसा जो जमीन और समुदाय दोनों को पोषित करता था। 1 साल बीत गया। आरव, जो अब अपने खेत के हरे भरे खेतों से होकर चलता था, मुंबई से भागे हुए तनावग्रस्त कार्यकारी से बिल्कुल अलग व्यक्ति था। मेरा चेहरा टैंड था, मेरा शरीर दुबला और मजबूत था, और मेरी आंखें जो कभी लगातार थकी हुई रहती थीं, अब एक शांत स्थिर रोशनी से चमकती थीं। मैंने एक ऐसी लय पाली थी जो प्रकृति के साथ तालमेल में थी। मेरी दौलत अब बैंक बैलेंस में नहीं मापी जाती थी, बल्कि मेरी फसल की प्रचुरता में, जिस हवा में मैं सांस लेता था उसकी शुद्धता में, और अपने गांव के लोगों के साथ साझा की गई सच्ची मुस्कानों में मापी जाती थी। एक शाम मुझे एक पूर्व सहयोगी का फोन आया। मेरी पुरानी कंपनी मुझे एक प्रमोशन, एक बड़ी भूमिका और उससे भी बड़ी सैलरी की पेशकश कर रही थी, मुझसे वापस लौटने के लिए कह रही थी। मैंने विनम्रता से सुना। मेरे होठों पर एक कोमल मुस्कान थी। 1 साल पहले यह कॉल मेरे जीवन की महत्वाकांक्षा की पुष्टि होती। अब यह एक दूर पराई दुनिया से आया हुआ कॉल जैसा लगा। मैंने अपने खेतों की ओर देखा, जहां ढलता सूरज लंबी छायाएं डाल रहा था, और मैंने एक फियरावने पुतले के पास खुशी से खेलते हुए गांव के बच्चों के एक समूह को देखा जिसे मैंने बनाया था। मैंने मंदिर से शाम की प्रार्थनाओं की आवाज सुनी और अपने पड़ोसी की रसोई से पकते हुए रात के खाने की खुशबू महसूस की। आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, मैंने फोन पर कहा। मेरी आवाज शांत और निश्चित थी। लेकिन मैंने अपनी सफलता यहां पा ली है, मैं खुश हूं। मैंने कॉल समाप्त कर दिया और कोई पछतावा महसूस नहीं किया, केवल शांति की एक गहरी भावना। मैंने फ्रैंटिक दौड़ने के जीवन को पर्पसफुल चलने के जीवन से बदल दिया था। मैंने सीखा था कि सच्ची सफलता इस बात में नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितनी गहराई से जुड़ सकते हैं। यह अधिक होने के बारे में नहीं है, बल्कि अधिक होने के बारे में है। यह एक हलचल भरे शहर के शोर में नहीं, बल्कि एक संतुष्ट दिल की खामोशी में पाया जाता है। मेरी नई शुरुआत केवल स्थान का परिवर्तन नहीं थी, यह मेरी आत्मा में एक मौलिक चेंज था। मुझे एहसास हुआ था कि जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें शांति, स्वास्थ्य, समुदाय और पर्पस बिक्री के लिए नहीं है। उन्हें कल्टीवेट करना पड़ता है, समय, देखभाल और प्यार से पोषित करना पड़ता है, बिल्कुल उन बीजों की तरह जिन्हें मैंने अपने खेत में बोया था। जैसे ही मैंने सूरज की आखिरी किरण को क्षितिज के नीचे गायब होते देखा, मुझे पता था कि मैं घर आ गया था। मैंने आखिरकार जीवन से भागना बंद कर दिया था और इसे जीना शुरू कर दिया था, एक एक खूबसूरत बेफिक्र दिन करके।